कमरा बिल्कुल सुनसान था और बाहर तेज घनघोर बादल छाया हुआ था और देखते ही देखते बरसात ने ऊधम मचा दिया था। मिट्टी और हरियाली की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी और मौसम ने एक नया रूप दिखाया हुआ था जिसमें हर चीज़ ही निराली लग रही थी। इधर किरण बहुत ही सोच में डूबी हुई अपनी पैकिंग कर रही थी कि अचानक दरवाजे के हिलने की आवाज़ पर उसका ध्यान बिल्कुल हटा था। वे अचानक पलटी। दरवाजे पर भावना खड़ी मुस्कुरा रही थी। किरण के चेहरे पर वही मासूम सी चमक उभरी जो उसके व्यक्तित्व का पता दे रही थी। उसने जल्दी कपड़ों को एक तरफ रख दिए और तेजी से अपनी जगह से उठकर भावना की तरफ दौड़ लगा दी। उसके गले से जा मिली थी जैसे बरसों की जुदाई के बाद वे दोनों मिले हों। वह खुशी से चहकते हुए बोली, भावना दीदी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। सुबह आपने फ़ोन करके बताया था कि आप लोग आने वाले हैं और अब देखो रात होने को आई है। हद होती है। चलो, आपको पता है मैंने आपके लिए इतनी खूबसूरत प्लानिंग की है कि देखते ही आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगी। चलिए मैं अभी दिखाती हूँ। भावना ने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए नरमी से उसका हाथ थामा। नरमी से बोली, हाँ हाँ, मुझे मालूम है भाई ज़रूरी काम से बाहर चले गए थे जिसकी वजह से आते आते इतना ये वक्त हो गया। और ऐसा करते हैं, तुम्हारी पैकिंग में बाद में देख लूँगी, पहले नीचे चलते हैं। तुम्हारे होने वाले पति और तुम्हारी होने वाली सास भी तो आई हैं, उनका जाकर पैर छू लो, उसके बाद दूसरी बात करते हैं। किरण ने तुरंत पलकें झुका ली जैसे उसे अभी याद आया हो। फिर जल्दी से बोल पड़ी थी, अरे हाँ, आंटी जी भी तो आई है ना। भावना ने हाँ में सिर हिला दिया। किरण ने जल्दी से दुपट्टा अपने सर पर ली और उसकी मासूमियत भरी आवाज़ खुशी के रंग में लिपटे हुए थे। अच्छा चलिए, पहले उन लोगों से मिल लेते हैं, फिर आराम से आपको अपनी प्लानिंग दिखाऊंगी। आपको पता है मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। मैंने आपकी शादी के लिए शॉपिंग भी कर ली है, ज्वेलरी सब कुछ ले लिए हैं। कपड़े देखकर तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगी। भावना ने शरारत से उसके कंधे पर हल्की सी चिट लगाई। आंखों में शरारत भरकर बोली, मेरा इंतजार कर रही थी या फिर अपने पति का। और मेरी प्यारी भाभी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो भी आपने शॉपिंग की है वह सब के सब खराब होने वाला है, क्योंकि भाई वो अपने पसंद के कपड़े लाएगा। तुम चाहे जितनी मर्जी अच्छी शॉपिंग कर लो, कपड़े ले लो, इस बार तुम वो नहीं पहन पाओगी। किरण के गालों पर लाली फैल गई थी। वह नजरें झुकाए और धीरे से बोली, प्लीज़ भावना दीदी, ऐसी बातें मत करो। अच्छी तरह जानती हो मैं सिर्फ आपका इंतजार कर रही थी। और रही कपड़ों की बात, तो प्लीज़ आप मेरी सिफारिश कर देना, मैंने बहुत प्यार से इसे लिया है। आपकी शादी का मुझे कब से इंतजार था। भावना उसके रिएक्ट पर बिल्कुल खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हंसी की आवाज़ कमरे में हवाओं के साथ गूंजी थी। फिर उसने किरण की कलाई पकड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगी। वैसे भी मेरे घर में एक सिद्धांत है, पति की लाई हुई हर चीज़ पत्नी के लिए सबसे ज़्यादा खास होती है और पत्नी को उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और हाँ, ये सब तुमने शॉपिंग की है ना, ये कोई ख़राब तो नहीं होंगे, तुम इसे बाद में पहन लेना। और अपने होने वाले पति का इंतजार भी किया करो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम भी उनसे प्यार किया करो। इस तरह तुम्हारा रिश्ता और भी ज़्यादा मधुर हो जाएगा। समझ आ रही है। वह एक प्यारी सहेली की तरह बोली थी। किरण ने अपनी नज़रें झुका ली थी। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों के रंग एक साथ बिखरे थे। वह कुछ बोल नहीं पाई थी, बस चुप से मुस्कुरा पड़ी थी। बिल्कुल चुपचाप अपनी ननद के साथ कदम बढ़ा दिए थे। कमरे से बाहर निकलते ही दोनों नंद भाभी के कदमों की चाप गैलरी में गूंजने लगी थी। नीचे आंगन में से आने वाली भीड़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बर्तनों की हल्की हल्की खनक, मेहमानों की बातें करने की आवाज़ें, मुस्कुराते चेहरों की झलक, ये सब बिल्कुल अलग सा लग रहा था। किरण का दिल तेज धड़कने लगा था। उसने एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में खुद से बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, सब ठीक हो जाए। मैं तो कुछ और ही महसूस कर रही थी, पर उसे क्या खबर थी कि ये मुस्कुराहट और ये खुशियाँ और ये पल जल्दी ही किसी के तूफान के लपेट में आकर बिखर जाएगी। आज की मासूम हंसी कल के आंसुओं में बदलने वाली थी और वह इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी। वह ऐसी बातों से बिल्कुल बेखबर थी कि जिंदगी उसे किस मोड़ पर लेकर जाने वाली थी। ये पल उसकी मुस्कुराहट का था, मगर आने वाले पल उसकी परीक्षा लेने वाली थी। आंगन के भीड़ में एक अजीब बात सुनाई दी थी। बारिश होने के बाद मिट्टी की खुशबू ने एक अलग ही माहौल बना दिया था। किरण जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उसकी नज़रें जल्दी सामने सोफे पर बैठे हर्षित पर जाकर टिकी थी। वह सोफे पर टांग रखे बड़ी तसल्ली में बड़े ही प्यारे अंदाज में बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी तपिश थी जो किरण के जिस्म पर जा ठहरी थी। पल भर को किरण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, जैसे पसलियां तोड़कर उसके सीने से बाहर आना चाहती हो, मगर उसने खुद पर बड़ी कंट्रोल किया था। नरमी से कदम आगे बढ़ा दिए। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र अपने माता पिता पर और नीलम देवी पर पड़ी, जो बड़े ही एटीट्यूड में बैठी हुई थी। किरण घबराहट के बाद भी आगे बढ़कर बड़ी प्यार से उन सब के पैर छुए। नीलम देवी जल्दी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रखे उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। कैसी हैं मेरी बहू? वो बड़े प्यार से बोली, तुम्हें पता है कल से हम यहाँ आने का सोच रहे थे, अगर कोई ना कोई काम निकल आता था कि रुकना ही पड़ा था। किरण ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना सर झुका लिया था और चुप से एक तरफ बैठ गई थी, मगर उसके दिल की हालत कुछ और ही बता रही थी। हर्षित नज़रें बराबर उस पर जमी हुई थी, जो उसे अजीब सी हालत में डाल रहा था। वह अपनी नज़रें झुकाए बैठी हुई थी।
लेकिन दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। माथे पर बराबर उसके पसीने की बूंदें उभर रही थी, जिन्हें वह दुपट्टे के कोने से छुप छुप कर साफ करती थी। नीलम देवी ने अपनी नज़रें उठाकर उत्कर्ष साहब की तरफ मोड़ा और फिलहाल वह अपनी असल बात पर आई थी। देखिए उत्कर्ष साहब, आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी समस्याओं की वजह से आपके पास आई हूँ। आप जानते हैं मेरी बेटी अब 21 साल की पूरी हो चुकी है और 22 साल में कदम रख दिया है। मैंने तय किया है कि इसी साल उसे अपने घर से विदा करके उसके ससुराल भेज दूंगी। और रही बात मेरी होने वाली बहू किरण की, उसके लिए मैंने ये सोचा है कि अभी इतनी कम उम्र की बच्ची अपना घर नहीं बसा सकती, कम से कम समझदार हो ताकि आगे जाकर अपना घर आराम से बसा सके। कहने को मेरे बेटे की उम्र भी तो बढ़ रही है, मगर हम सब सिर्फ किरण के उम्र के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। चलो ये सब अपनी जगह है उत्कर्ष साहब। उनकी पत्नी चुप से उनकी सारी बातें सुन रही थी। किरण के दिल की धड़कनें अब और ज़्यादा तेज हो गई थी। न जाने क्यों उन्हें इस बात में कोई गड़बड़ सा महसूस हो रहा था। हर बार आकर वो यही बात करती थी, लेकिन आज उन्होंने कोई और बात छेड़ दी थी जो उसकी हथेलियां बिल्कुल पसीने में भीग चुकी थी। नीलम देवी ने अपनी बात चालू रखी, नरम शब्दों में। एक तरफ उनके कहे गए शब्दों में विश्वास झलक रहा था। आप सब जानते हैं इसी महीने भावना की शादी भी है और भगवान सब कुछ ठीक करे, वे अपने घर की हो जाएगी। लेकिन आप भी जानते हैं मेरी एक ही बेटी है, मेरी लाडली बेटी। शादी के सारे इंतजाम, बाहर के सारी समस्याओं को मेरा बेटा हर्षित और उसके पिता देख रहे हैं। लेकिन घर के और भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि मेहमानों को संभालना, खाने पीने का इंतजाम, औरतों की आओ भगत की जिम्मेदारी। ये सब मेरे ऊपर आ गई है, जो मुझे अकेली जान से बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्होंने पल भर को अपनी बातों को रोका और फिर बात चालू रखा। उत्कर्ष साहब, मुझे अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं करना। ये बात पूरा परिवार जानता है। मैं चाहती हूँ कि शादी तक किरण को अपने साथ ले जाती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी होने वाली सास हूँ और उसका आपसे ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मुझे सिर्फ आपकी परमिशन चाहिए थी। मेरा हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। भावना के लिए भी कोई साथ चाहिए थी, जिसे वह अपना दुख सुख बता सके, उसके साथ जाकर पसंद की शॉपिंग कर सके। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपस में सहेलियाँ भी हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर लेंगी। और मेरे सारे रिश्तेदार जानते हैं ये मेरी होने वाली बहू है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। हर्षित उसका होने वाला पति है और इन दोनों को भी मौका मिलेगा एक दूसरे को समझने का। उत्कर्ष साहब ने जरा सा संभलकर अपनी पीठ की कुर्सी को फिर से संभाली और बोला, समधन जी, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। शादी से पहले उसका इतने दिन आपके घर जाकर रहना, इसमें कोई झूठ नहीं कि उसकी मंगनी हो चुकी है, लेकिन अभी तो शादी बाकी है। रस्म रिवाज के हिसाब से ये ठीक नहीं लग रहा। लोग 100 तरह की बातें बनाएंगे। लड़की शादी से पहले ही अपने ससुराल रहने को चली आई है। कुछ लोग तो बिना वजह ही कई बातें ढूंढ लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो, बिना वजह वह किसी भी मुश्किल में पड़ जाए। नीलम देवी के चेहरे पर हल्की सी अनबन का साया नजर आया था। वह जल्दी से बोली, समधी जी, मैं आज यहाँ सिर्फ किरण की होने वाली सास बनकर नहीं आई, बल्कि बड़ी मान से यहाँ पर आई थी। मैं उसे अपने साथ ही लेकर जाऊँगी। मेरे घर में बहुत परेशानियाँ हो रही है। मुझे हर हाल में किसी के साथ की ज़रूरत है। वह साथ किरण दे सकती है। मैं अपने घर के पर्सनल काम इसे सौंप सकती हूँ, क्योंकि यह अब मेरे घर की होने वाली बहू कहलाएगी और मेरे घर की बहू होगी। इसका भी कर्तव्य बनता है यह हमारे साथ खड़ी रहे। आप बिना वजह की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ये सब फालतू की बातें हैं। लोग ताने देंगे, बातें सुनाएंगे। अरे हमें लोगों से क्या करना है? हमें अपना घर बसाना है। घर बसाने के लिए हमेशा अपनी इच्छाओं का गला घोटने पड़ते हैं। कमरे का माहौल एकदम सन्नाटे में छा गया। किरण के हाथ दुपट्टे के कोने से फिसलने लगे थे। हर्षित की आंखों में अभी भी वही अजीब सी चमक थी जो उसकी घबराहट को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। पुष्पा देवी ने अपने पति की तरफ देखा और फिर नीलम देवी को नरमी से जवाब दिया था, अच्छा ठीक है नीलम देवी, अगर तुम्हें सच में इसकी ज़रूरत है तो ले जाओ किरण को। मुझे विश्वास है तुम इसका ख्याल रख लोगी। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी और समझदार है। तुम्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये तुम्हारा साथ जरूर देगी। तुम्हें बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। तुम्हें मेरी बेटी से बिल्कुल भी मायूसी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही किरण का दिल जैसे बैठ सा गया था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनके होंठ बिल्कुल चुप थे। उत्कर्ष साहब के चेहरे पर अब साफ दिखाई दे रहा था कि उनका इरादा बेटी को भेजने का बिल्कुल भी नहीं है, मगर वो पत्नी के कहने पर और उनके दबाव में आकर कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वह उनके घर के माहौल को अच्छी तरह जानते थे, बस इसलिए थोड़ा घबरा रहे थे। मगर अपनी पत्नी के फैसले पर उन्होंने चुप रहना ही अच्छा समझा। किरण के दिल की धड़कनें अब और तेज हो गई थी, जबकि नीलम देवी अब तसल्ली में हुई। समधन जी, आप रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। मुझे सिर्फ इसलिए किरण पसंद है क्योंकि यह आपकी बेटी है और मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी बात का हमेशा मान रखती हैं। जाओ बेटी, तुम तैयार हो जाओ, हमें थोड़ी देर में निकलना होगा। उसने घबराई नज़रों से अपनी माँ बाप को देखा था, मगर चुपचाप खड़ी होकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अब आधा घंटा होने के बाद लोग सामान बांधकर घर के लिए चल पड़े थे। कुछ देर के बाद गाड़ी के अंदर का माहौल किसी अजनबी डर में पड़ा हुआ था। शीशे के बाहर शाम ढलती रोशनियां गलियों और सड़कों पर फैल रही थी, मगर अंदर एक अजीब सा बोझ छाया हुआ था।
ड्राइविंग सीट पर हर्षित पूरे दबदबे के साथ बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर थे, मगर उसकी नज़रें बार बार साइड मिरर के जरिए पिछली सीट पर पड़ रही थी। फ्रंट सीट पर नीलम चुप से बैठी अपने बेटे की पसंद को अच्छी तरह से जानती थी और पीछे दोनों लड़कियां किरण और भावना एक दूसरे के करीब सटी हुई बैठी थी। भावना का सर झुका हुआ था, दुपट्टा कंधे पर गिरा हुआ था, लेकिन किरण का दुपट्टा नेट का था और बिल्कुल ही आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसने अपने दुपट्टे को अपने सर से लिया हुआ था। उसके चेहरे पर डर और घबराहट दोनों साफ दिखाई दे रही थी। न जाने क्यों उसे हर्षित से हमेशा डर महसूस होता था और उसकी चोर चोर सी उठती हुई नजरें उसे और डर में डाल रही थी। कुछ पल के बाद अचानक हर्षित की भारी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। उसने गाड़ी के शीशे से सीधा किरण को देखा और गुस्से में बोला, हमारे घर के सिद्धांत कुछ और हैं। उसे घर की बहू को दुपट्टे का खास ख्याल रखना होगा। ये क्या नेट का दुपट्टा ले रखा है? इसमें तो सब कुछ नजर आ रहा है। तुम क्या फालतू में अपने सर को छुपा रही हो? और अब तुम्हें मेरे घर के सिद्धांत को मानना होगा। जिस तरह मेरी बहन निकलती है उसका एक भी दुपट्टा नेट का नहीं होगा। मम्मी, आप इसको समझा दो। आइंदा के बाद मैं इसे इस मामूली से नेट के दुपट्टे में ना देखूं, और अगर मैंने उसे देखा तो ये मेरे गुस्से से नहीं बच पाएगी। बहुत बार मैंने ये नोट किया है। हर बार सोचता हूँ कि उसे टोकूं, लेकिन ध्यान नहीं रहता। मगर आज मैं कह देता हूँ, आइंदा मैं इसको ऐसे नेट के दुपट्टे में ना देखूं। उसके शब्दों में अकड़पन साफ दिखाई दे रहा था। किरण जो पहले ही उसे डरी बैठी हुई थी, इस शब्द पर एकदम कांप कर रह गई थी। उसने बेकाबू अपने दुपट्टे को डबल करके अपने ऊपर लपेटा, जैसे खुद को अच्छी तरह से छुपाना चाहती हो, नजरें ओझल करना चाहती हो। नीलम देवी बेटी की बात सुनकर जल्दी से बोल पड़ी थी और समझाने लगी, अरे हर्षित, अब उसने कहाँ जाना है? घर से निकलकर सीधी गाड़ी में तो बैठी है और यहाँ से हमारे घर ही तो जाना है। ये कौन सा बाजारों या सड़कों पर घूमने फिरने जा रही है? हाँ, अगर बाहर निकलेगी तो अच्छे से दुपट्टा ओढ़ लेगी, और अगर हमारे कहने के बाद भी इसने दुपट्टे को ठीक से नहीं लिया तब तुम इसको डांट सकते हो। वो बड़ी प्यार से बोली थी। हर्षित ने गुस्से से अपने होंठ भींचे, नजरें एक पल के लिए नीलम देवी पर डाली और फिर दोबारा गुस्से से बोला, लड़कियों का घूमना फिरना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। औरत अपनी मर्यादा में ही अच्छी लगती हैं। हम परिवार वाले, हमारे यहाँ औरतें हमेशा मर्यादा में रहती हैं। मैंने पापा के खिलाफ जाकर इस रिश्ते के लिए हाँ की है। अगर ये लड़की मेरे सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलेगी तो आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरा एक्शन कितना बुरा हो सकता है, और मैं अपना फैसला सुलाने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। बिना वजह मैंने अपने पिता को नाराज़ किया है, सिर्फ इस रिश्ते की वजह से। और अगर ये रिश्ता मुझे कोई अहमियत नहीं देगी तो फिर वो मेरा बिगड़ा हुआ रूप देखेगी। उसके चेहरे के असर बहुत ही बिगड़े थे, जिसके हर शब्द के साथ गुस्सा उसकी आंखों से बरस रहा हो। किरण की आंखें नीचे थी, मगर उसके अंदर एक अजीब से तूफान की लहर उठ रही थी। दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी, हथेलियों पर पसीने चल रहे थे। भावना ने चुपके से उसका हाथ थाम लिया, उंगलियों को हल्के से हिलाने लगी थी, जैसे उसे तसल्ली दिलाने के लिए चुप से उसने कोशिश की थी। किरण की आंखों में बेबसी थी, तसल्ली भी। वह बिल्कुल सहेली की तरह किरण को इशारा कर रही थी कि वह चुप रहे, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीलम ने भी बात संभालने की बहुत कोशिश की, इस बार ज़्यादा गंभीर फैसला लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है बेटा, आप फिक्र मत करो, ये तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देगी, है ना किरण बच्ची? किरण को मैं समझा दूंगी। किरण ने चौंक कर नीलम देवी की तरफ देखा। आंखों में आंसू डगमगाए थे, मगर उसने जल्दी अपनी गर्दन झुका ली, हल्का सा सर हाँ में हिलाया। उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकली, जैसे किसी ने उसके गले पर दबाव डाल रखा हो। हर्षित ने पीछे शीशे से एक बार फिर उसके तरफ देखा। उसके होंठ पर अजीब से गुस्से की मुस्कुराहट दिखी, जैसे उसने अपनी मर्जी मनवा ली हो। फिर उसने नजरें हटा ली और चुप से ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। गाड़ी के अंदर दोबारा सन्नाटा छा गया, सिर्फ इंजन की आवाज़ और टायरों की सरसराहट बाकी रह गई थी। किरण के दिल में डर का एक नया बीज पल रहा था। बाहर सड़क पर लोग अपनी दुनिया में मगन थे, मगर उस गाड़ी के अंदर एक नया सफ़र शुरू हो रहा था। एक ऐसा सफ़र जिसमें डर और सिद्धांतों की सख्त पकड़ थी। अब उस बोझ ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। रात धीरे धीरे बीतने लगी। रात के सन्नाटे में हर तरफ गहरा सन्नाटा महसूस हो रहा था। कमरे के कोने में जलता हुआ बल्ब मध्यम रोशनी फैला रही थी। उत्कर साहब पलंग पर बैठे अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी आंखें बार बार एक ही सफ़र पर जाकर अटक जाती। वे अंदर से बेचैन थे। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। पुष्पा देवी हाथ में दूध का गिलास लेकर अंदर दाखिल हुई। उत्कर्ष साहब ने अखबार एक तरफ रखे गुस्से से बोले, ये क्या कर दिया तुमने पुष्पा? मैंने तुम्हें कब परमिशन दी थी कि तुम सबके सामने हाँ कर दो? तुम्हें पता भी है आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और तुमने मेरी बेटी को बिना शादी के उनके घर भेज दिया है। पुष्पा देवी फिर तसल्ली भरे शब्दों में बोली, क्या हो गया है आपको? आपने बिल्कुल अकल खो दी है। आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और आपकी समधन क्या करना चाहती हैं। क्या आपको नहीं पता आपकी बेटी हर्षित को पसंद करती है, वह उसके साथ रहना चाहती है? फिर आपको क्यों बार बार इस सब चीज़ों से तकलीफ हो रही है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। उत्कर्ष साहब की आंखों में दुख की एक लहर उठी थी। वह तीखे शब्दों में बोले, तुम नहीं समझ रही पुष्पा, हमारी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है। हर्षित पूरा उससे 12 साल बड़ा है। कब कौन सा कदम उठा ले कुछ कहा नहीं जा सकता।
हम यहाँ हैं, भावना अपने कमरे में होगी और समधन जी और समधी जी अपने कमरे में होंगे, और पीछे से अगर कुछ गलत हो गया तो तुम्हें अंदाजा भी है उसका क्या नतीजा निकलेगा। वह एक समझदार आदमी की तरह बोले थे। उन्हें अपनी बेटी की अब बहुत चिंता सता रही थी। पुष्पा अब बिल्कुल चुप थी। बड़े ही प्यार से बोली, मैं तो यही चाहती हूँ कि कुछ हो जाए। देखिए, पूरे 12 साल बीत गए हैं इस मंगनी को। हमारी बेटी सिर्फ 10 साल की थी तब हमने उसकी मंगनी हर्षित से की थी, मगर आज तक उन लोगों ने सिर्फ टाल मटोल ही किया है। और आपके दोस्त की वाइफ कह रही है कि अभी 1 साल और रुकना है। न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि आपके दोस्त की पत्नी इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। मुझे डर है कि कहीं आपके दोस्त के बेटे को मेरी बेटी पसंद ही ना आए और वह ये मंगनी तोड़ दे तो हम क्या करेंगे। पूरी दुनिया को पता है कि हर्षित से हमने अपनी बेटी की मंगनी की है। उत्कर्ष साहब ने बड़ी सोचकर अपनी पत्नी की तरफ देखा। क्या कह रही हो, थोड़ा सोच समझ कर भी बोला करो। पुष्पा ने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, हाँ, मैंने जानबूझकर किरण को उन लोगों के साथ भेज दिया है। भगवान के लिए आप तो चुप ही रहिए। आपको इन सब के नीयत के बारे में अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ अंदाज़ा हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उन दोनों के बीच जल्दी ही कोई ऐसा संबंध बच जाए, ऐसा रिश्ता मजबूत हो जाए। जिस दिन वह संबंध बन गया उस दिन ये लोग मजबूर हो जाएंगे, फिर जल्द से जल्द मेरी बेटी से शादी भी कर लेंगे, उसे घर की बहू बना लेंगे। और आपको पता है अब तक हमने उन लोगों पर कितने पैसे खर्च कर दिए हैं, और बाद में अगर मुकरेंगे हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। अच्छा होगा कि कोई ऐसा संबंध उन दोनों के बीच बन जाए और मेरी बच्ची का घर बस जाए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी। मुझे उनके बेटे की अकड़ से अंदाज़ा होता है कि वो मेरी बच्ची पर ध्यान नहीं देता। उत्कर्ष साहब बड़ी तड़प कर बोले कि तुम क्या सोच रही हो पुष्पा। बेशक मेरा दोस्त मुझसे अब नफरत करता है, मगर मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। पुष्पा ने बड़ी गुस्से में हाँ में सिर हिलाया था। उनकी आंखों में हकीकत झलक रही थी। ये सिर्फ आपकी सोचों में है उत्कर्ष साहब। मैं उन सबको बड़े ही अच्छी तरह से जानती हूँ। आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है कि हम अंधी आंखों से उन पर विश्वास कर लें। आपके दोस्त की नफरतों से उसकी जिद और उसके घमंड मुझे साफ दिखाई देता है कि वह इस रिश्ते को कामयाब नहीं होने देना चाहता। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मगर यह हकीकत है। कमरे की हवा अब और भी ज़्यादा बोझ तले दब गई थी। उत्कर्ष साहब ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर थकन और बेबसी दोनों दिखाई दे रही थी। वो बोले, पुष्पा, तुम बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलती हो। अगर रिश्ता सच में कामयाब होना है तो भगवान खुद ही रास्ता निकाल लेगा। तुम क्यों इतनी जल्दीबाजी कर रही हो। पुष्पा अब दूध का गिलास मेज पर रखते हुए बड़ी नरम शब्दों में बोली, उत्कर्ष साहब, रिश्ता ऐसे ही कामयाब होगा। आप चुप रहें। मुझे परमिशन दे कि मैं अपने तरीके से इसे हैंडल करूंगी। वक्त का इंतजार करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। उत्कर्ष साहब ने नजरें झुका ली और चुप हो गए। उनकी चुप्पी कमरे में बेमोल हो गई थी। वे जानते थे कि पत्नी की बात में वजन है, मगर उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। कमरे का सन्नाटा सिर्फ घड़ी के टिक टिक से नोट हो रही थी। दोनों अपने अपने ख्यालों में गुम थे। एक तरफ माँ बेचैन में पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ पिता की बेबसी अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए चिंतित थे। जो बचपन में उन्हें एक फैसला ले लिया था, अब उन्हें बहुत पछतावा हो रहा था। अब बात हाथ से निकलकर वक्त पर छोड़ दिया था। दूसरी तरफ रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। अगली सुबह का सूरज पूरा निकल चुका था। आंगन में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। खिड़कियों के पर्दे आधे खुले हुए थे। सूरज की किरणें अंदर आ रही थी। ऐसे में उसे काफ़ी देर हो गई थी। वह हड़बड़ा कर जागी थी। वह मुंह धोकर नीचे आई थी। सामने सोफे पर हर्षित बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें दिखाई दे रही थी। नीलम देवी एक तरफ चाय का कप लिए बिल्कुल चुप से गुस्से वाली निगाहों से किरण को देख रही थी, जबकि राघव साहब की आंखों में पहले से गुस्से की एक और लहर दौड़ रही थी। किरण धीरे से चलती हुई पास पहुंची। उसके कदम जैसे जमीन पर जम गए थे। वह चलती हुई उनके पास आई और उनका पैर छूकर खड़ी रह गई, पर उन्होंने उसको आशीर्वाद तक न दिया। लेकिन हवाओं में एक बोझ सा बढ़ गया था। रविंदर साहब मेज पर बैठे हुए थे। बोले, ये तुम्हारी पसंद है नीलम देवी। देखा, तुम्हारे घर की बहू और 11 बजे सोकर उठ रही है। हमारे घर का ये चलन नहीं है कोई औरत 7 बजे के बाद बिस्तर पर पड़ी रहे। किरण का दिल धक से रह गया था। उसके होंठ कांपे थे, मगर कुछ बोल नहीं सकी थी। हर्षित जल्दी अपना मुंह मोड़ते हुए बड़ी गुस्से में बोला, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सब माँ की परवरिश में होता है। अगर उसकी माँ ने ही इसे समय की कदर नहीं सिखाई तो यह हमारे घर के सिद्धांतों पर कैसे चलेगी। नीलम देवी अपनी बहुओं को उचकाते हुए बोली, बेटा, मैंने रात को समझाया भी था कि जल्दी उठना, मगर शायद उनके घर का यही चलन होगा। किरण कांपती आवाज़ में बोली, जी मुझे पता नहीं चला, मगर आप मुझे जगा देती। उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि रघविंदर साहब गुस्से में बोले, शर्म नहीं आती, अपनी सास को ही गलत ठहराती हो। यही तो समस्या है आजकल के नई लड़कियों में। हमारी बहू बेटियों ने हमेशा घर के सिद्धांत माने हैं, और मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां 6 महीने भी घर नहीं बसा सकती, फिर डिवोर्स लेकर पिता के घर बैठ जाती हैं और परिवार को बदनाम करती हैं। किरण की आंखों के किनारे भीग गए थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे पूरा जिस्म कांप रहा हो। सर झुकाए चुप खड़ी रह गई। सांस तेज हो रही थी। नीलम देवी ने ठंडी सांस ली और उसके तरफ देखते हुए बोली, किरण तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, घर कोई आम घर नहीं है। यहाँ के सिद्धांत अलग हैं
वक्त की कदर है, बहू बेटियों के लक्षण पर बहुत ध्यान दिया जाता है, बड़ों का मान सम्मान का लिहाज किया जाता है। ये सब जरूरी है, जब तुम यहाँ बच सकती हो किरण। किरण हल्की आवाज में सिर्फ इतना बोल पाई थी, जी आंटी, और दोबारा चुप हो गई थी। अभी रघविंदर साहब कुछ कहते, भावना कमरे में दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर तसल्ली की झलक थी, लेकिन किरण को घबराए देखकर वह जल्दी उसके करीब आई थी और उसे देखते हुए बोली, भगवान की कृपा है तुम जाग गई हो, चलो नाश्ता कर लो, फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। मम्मी, मैं किरण को साथ ले जाती हूँ, हर्षित ने बड़े गुस्से में बात करते हुए बोला। कोई ज़रूरत नहीं शॉपिंग पर ले जाने की, घर की बहुएं घर के अंदर ही अच्छी लगती हैं। अगर जाना है तो तुम अकेली जाओ या फिर किसी नौकरानी को साथ ले जाओ, ये बाहर नहीं जाएगी। भावना ने बड़ी हैरानी से अपने भाई को देखा। लेकिन भाई, ये तो अभी आई है ना। हर्षित अब बहुत ही गुस्से में बोला था। बिल्कुल चुप। किरण, जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करो, तुम्हें खाना बनाने आना चाहिए। किरण ने कांपते हुए सर हाँ में हिलाया। हर्षित ने गहरी सांस ली, मुंह मोड़ लिया। रघविंदर साहब ने अफसोस भरी आवाज में बोले, मेरे माँ बाप ने मरने से पहले बहुत बड़ी गलती की थी, आज उसी का बोझ उठा रहे हैं। ये लड़की हमारे परिवार की इज्जत नहीं बढ़ा पाएगी, हमारी जगहसाई जरूर करवाएगी, हमारा सर नीचा करवाएगी। ये कहकर वह उठ खड़े हुए थे और कदमों की चाप कमरे से बाहर निकल गई थी। हवा बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। किरण अपनी जगह जैसे पत्थर की हो गई थी। उसके दिल पर लगने वाले वार अब ताज़ा हो गए थे। भावना ने उसका हाथ थाम कर दबाया, मगर उसकी आंखों में अब हैरानी, बेबसी की नमी उतर आई थी। आंगन की हवाएं बहुत भारी हो गई थी, जैसे दीवारों पर भी उनकी बातों की सख्ती बढ़ गई हो। कुछ देर के बाद किचन की हवा में हल्की फुल्की बर्तनों की झनकार गूंज रही थी। किरण की आंखों में आंसू भरे, सर झुकाए सिंक में पड़े ढेरों बर्तन मांज रही थी। साबुन के झाग में उसके नरम हाथ भीग रहे थे, मगर दिल का बोझ इतना भारी था कि हाथों की मेहनत अब बेकार सी लग रही थी। आंखों से टपकते हुए आंसू कभी बर्तन पर गिरते तो कभी साबुन के झाग पर गायब हो जाते। उसकी सांस उखड़ उखड़ कर चल रही थी, जैसे दिल के अंदर जमा हुआ दुख के पहाड़ ने उसकी सांसों पर बोझ डाल दिया हो। उसी पल भावना नरम कदमों के साथ किचन में दाखिल हुई थी। उसकी आंखों में अब तक और चेहरे पर हल्की सी नाराजगी दिखाई दे रही थी। वह किरण के पास आई और बड़े प्यार से और बड़े मीठी आवाज में बोली, ये अभी आंगन में क्या हो रहा था? तुम्हें ये लोग क्या बोल रहे थे? किरण ने सर उठाया, आंखों के किनारे साफ किए, उसके पलकें कांप रही थी। वह टूटती आवाज में बोली, भावना दीदी, रघविंदर अंकल मुझे पसंद क्यों नहीं करते? मैं तो उनकी अपने दोस्त की बेटी हूँ। मैंने सुना है कि वह उनके जिगरी दोस्त हुआ करते थे और वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वे और ज़्यादा रो पड़ी। और हर्षित भी मुझसे नफरत करने लगा है। सिर्फ आप और आंटी हैं जो मुझे बुरा नहीं समझती, वरना बाकी सबके लिए जैसे मेरा जिस्म एक बोझ हो। भावना ने गहरी सांस भरी और बर्तन धोती किरण के कंधे पर हाथ रखा और नरमी से बोली, किरण, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। पापा को तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी मम्मी से समस्या है। किरण हैरानी से उसे देखने लगी। भावना धीरे धीरे वजह बताने लगी। हमारे परिवार में हमेशा बिरादरी के अंदर शादियां होती हैं, जैसे तुम्हारी और हर्षित की हो रही है, मगर तुम्हारे पिता ने एक ऐसी औरत से शादी की जो थोड़ी नीच जात की है और हमारा जात उनके जात से बहुत ही ऊपर है। और फिर उनकी खेतों की भी लड़ाई थी जो तुम्हारी माँ के पिता से चल रहा था, यानी कि तुम्हारे नाना से मेरे पिता की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ से लव मैरिज कर ली और अपने दोस्त का दिल तोड़ दिया। उसके बाद मेरे दादा ने उनकी आपस में प्यार बढ़ाने के लिए, दोस्ती को गहरा करने के लिए तुमसे मेरे भाई का रिश्ता जोड़ दिया जब तुम सिर्फ 10 साल की थी। रिश्ता जोड़ने के बाद दिल तो नहीं जुड़ा, लेकिन ये रिश्ता, इसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है, तो इस कहानी को मिस ना करें। क्या हर्षित किरण को अपना पाएगा? क्या रघविंदर और उत्कर्ष में सब कुछ ठीक हो पाएगा? उनकी दोस्ती आगे बढ़ पाएगी या फिर दुश्मनी में बदल जाएगी? इसका अगला भाग देखने के लिए आप इसके कैप्शन में जा सकते हैं। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।